हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है ना, वो हम लोग पूरी फुल बुक कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें जो लास्ट वीडियोस में हम लोग जो है वो अपना प्राचीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्राचीन भारत हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्राचीन भारत पढ़ना है तो वो जाकर मेरी जो पुरानी वीडियो हैं जो मैंने डाली हुई हैं वो आप लोग उनको देख लीजिए जाके, उनसे आप लोग अपना प्राचीन भारत कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो लोग ऐसे हैं जो मेडिवल से ही स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो वो आज की वीडियो से ही स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बढ़ते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पे अरबों का जो आक्रमण हुआ था आज की वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत पे अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना था। महमूद गजनी अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 997 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाल ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उद मिल्ला की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। यह जो आक्रमण था वो किसके विरुद्ध था? शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। ठीक है, इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? 1024 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण। इसने 1024 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की जो संपत्ति है वो हाथ लगी थी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण आनहिल्दवाड़ा के शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण आनहिल्दवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण कर दिया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी।
महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि महमूद गजनी का अंतिम भारतीय जो आक्रमण था वो कब था और किसके विरुद्ध था। तो वह जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई थी? 1030 ईस्वी में हो गई थी। अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में ही रहते थे। अल बरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में ही रहते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि अल बरूनी या फिर फिरदौसी जो है वो किसके दरबार में रहते थे, तो ये महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। महमूद गजनी के बाद हम कौन पढ़ेंगे? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। इसने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, गुजरात पर हुआ था। मोहम्मद गौरी ने जो दूसरा आक्रमण किया था ना वो कब किया था? 1178 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था? पाटन, गुजरात पर किया था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। यहाँ का पाटन का शासक कौन था? पाटन का शासक जो था वो भीम द्वितीय था। तो इसने क्या करा था? इसने गौरी को बुरे तरीके से परास्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। क्या? मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे जो मोहम्मद गौरी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यही पूछे जाते हैं। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? गौरी एवं पृथ्वीराज के बीच हुआ था। गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। परिणाम क्या हुआ था इस युद्ध का? पृथ्वीराज चौहान विजय हो गए थे। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला था दूसरे युद्ध का? इसमें गौरी जो है वो विजय हो गया था। ठीक है, उसके बाद हुआ चंदावर का युद्ध। क्या? उसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ। तो चंदावर का युद्ध जो है वो सन 1194 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद ये किस किस के बीच हुआ था? तो ये गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, और इसका परिणाम क्या निकला था? इसमें जो है वो जयचंद को हराकर गौरी विजय हो गया था। जयचंद को हराने के बाद जो गौरी है वो विजय हो गया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गए थे। मोहम्मद गौरी जो था ना वो भारत में उसने जितने भी मतलब प्रदेशों को विजय किया था ना, जितने भी प्रदेशों को जीत लिया था, उनका जो शासन भार है ना वो अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए वह गजनी लौट गया था। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी की हत्या कब करी गई थी? 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे गौरी हमारा फिनिश हो जाता है और नेक्स्ट आ जाता है सल्तनत काल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है? सल्तनत काल। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो सल्तनत काल जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। इस सल्तनत काल से जो है ना वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। तो सल्तनत काल का जो पहला वंश था वो कौन सा वंश था? वो था गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने करी थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। वह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? यह गौरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना जो राज्याभिषेक है वो कब किया था? 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही करवाया था। दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मंदिर एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का जो निर्माण है वो ऐबक ने ही करवाया था। ये जितने भी पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, मतलब लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी था। प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, उसको ध्वस्त करने वाला ऐबक का जो सहायक सेनानायक था वो कौन था? वो बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? 1210 में, मतलब ऐबक जो है वो 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। चौगान खेल रहा था, तो चौगान खेलते समय ना ये घोड़े से गिर गया था, इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। इसको कहाँ पे दफनाया गया था? इसको लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश जो है आराम शाह की हत्या करने के बाद 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्वरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। जब ऐबक की मृत्यु हुई उस समय जो हुआ था वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। जो इल्तुतमिश है वो लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की जो वैधानिक स्वीकृति है वो प्राप्त कर ली थी। इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी वो अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुकरान छाई रही थी। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुकरान छाई रही थी। ठीक है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र, ये तो हम पढ़ चुके हैं। शाह तुकरान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन कर दिया था। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रजिया सुल्तान का कि सबसे पहले तो ये पूछे रजिया सुल्तान जो थी वो किस वंश की थी? तो वह गुलाम वंश की थी। ठीक है। और पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है। जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह काबा या कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह काबा व कुल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए थे और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बैरम शाह को बिठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही।
उससे शादी करने के बाद मतलब रजिया ने दोबारा से गद्दी प्राप्त करने का प्रयास तो किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। रजिया की जो हत्या है ना, वो 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। इससे नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये इल्तुतमिश ने कुछ ज़रूरी काम करवाए थे, तो इन्हें पढ़ लेते हैं। तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। सबसे पहला काम इसने क्या किया था कि जो कुतुब मीनार बन रही थी ना, उसका जो निर्माण चल रहा था, तो उसको इसने पूरा करवाया था। ठीक है। दूसरा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी करे। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो इल्तुतमिश ने जारी किए थे। इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी? ये भी आपका इल्तुतमिश ने चलाई थी। नेक्स्ट है फिर 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, जो तुर्कान ए चेहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया था? दिल्ली के अमीरों का जो दहन किया था वो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हमने रजिया तक पढ़ लिया था। रजिया की हत्या कर दी गई थी। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बहरम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना था। बहरम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना था। ठीक है। उसके बाद बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चेहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। तुर्कान ए चेहलगानी का जो विनाश किया था वो बलबन ने ही किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के राजदरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। बलबन जो है वो दिल्ली की गद्दी पे जब बैठा था ना, तो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। बलबन राज दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत किसने करी थी? ये भी बलबन ने ही की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिजदा एवं पैबोस की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया था। नवरोज को किसने प्रारंभ करवाया था? बलबन ने ही करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर एवं लौह रक्त नीति का पालन किया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अमीर खुसरो हैं वो किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो जो है वो बलबन के दरबार में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट, गुलाम वंश का अंतिम शासक शंभुद्दीन कैमूर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शंभुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है। तो गुलाम वंश जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। तो जो खिलजी वंश है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसका गुलाम वंश का और आपका जो हमने मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया है ना, तो इसमें मोहम्मद गौरी और गजनी का जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ाया था उसका आप इन तीनों का अच्छे से रिवीजन करिएगा। और खिलजी वंश जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अगर किसी को भी जो भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ल्यूसेंट बुक पढ़ना चाहता है तो उसको इसमें आसानी मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।